हेलो गाइस, दिस इज़ हर्षित द्विवेदी। अभी मैंने मुग़ल सल्तनत के अंतर्गत एक पार्ट डाला था बाबर के बारे में। तो उसमें कल आपने पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर किया कि बाबर का आगमन भारत में कैसे होता है, ये सारी चीज़ें समझी। उसके आगे के पार्ट को लेके चलना था, यानी कि बाबर के दूसरे पार्ट को लेके चलना था। उसको बताने से पहले मैं कुछ बातें थोड़ा सा आपसे बताना चाहूँगा। सबसे पहले तो आपको धन्यवाद कि आपने 24 घंटे में 400 व्यू और 75 सब्सक्राइबर दिए मुझे। इतने सम्मान की मुझे उम्मीद तो नहीं थी, लेकिन मिला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरी कुछ ज़रूरी काम की बातें कर लेते हैं। देखिए, अभी लगभग 20 अगस्त को ही शायद है आपका पेट का एग्ज़ाम है, टीजीटी के एग्ज़ाम है, एसआई का भी एग्ज़ाम आने वाला है। तो ये जो भी कॉन्सेप्ट है हिस्ट्री के चाहे जियोग्राफी के या जो भी कॉन्सेप्ट हैं, ये सारे आपको मेरे द्वारा बताए जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि कुछ पेपर ऐसे हैं जिसमें कथन और निष्कर्ष या फिर कॉन्सेप्ट के रूप में क्वेश्चन आते हैं और कुछ में फैक्ट आते हैं, ठीक है। तो ये जो भी कॉन्सेप्ट बताया जा रहा है आपको, ये सभी पेपर के लिए काम देगा। हाँ, एक काम मैं करूँगा आपके साथ कि मैं क्वेश्चंस को, ये चीज़ें पढ़ाने के बाद, समझाने के बाद, कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद आपके सामने 3 लेवल में क्वेश्चन रखूँगा, लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3, जैसे गणित वाले सर लोग करते हैं, ठीक है ना। तो लेवल 1 में जो सबसे आसान टाइप के क्वेश्चन रहेंगे वो रहेंगे जो कांस्टेबल, यूपीटेट में तो ज़्यादा इतिहास आता नहीं है, बिल्कुल नहीं आता है, लेकिन कांस्टेबल या छोटे जो भी पेपर रहेंगे उसमें लेवल 1 वाले क्वेश्चन रहेंगे। लेवल 2 पर जब आप जाएंगे तो उसमें थोड़ा सा और ऊपर वाले क्वेश्चन रहेंगे जो जीडी वगैरह के लिए काम आएंगे, जीडी कांस्टेबल जिन्होंने भरा होगा। जो लेवल 3 वाला क्वेश्चन है वो लेवल 3 वाले क्वेश्चन पीसीएस के लिए, टीजीटी टीचर के लिए, समीक्षा अधिकारी के लिए काम में आएगा। तो इन सभी क्वेश्चंस को ध्यान से देखेगा। कोशिश मेरी यही रहेगी कि कोई भी चैप्टर में 2 वीडियो में बनाऊंगा, पहला कॉन्सेप्ट और दूसरा क्वेश्चन, ठीक है ना। तो इन सभी चीज़ों को आप ध्यान में रखिएगा और क्वेश्चंस को ध्यान से समझिएगा, और जो चीज़ें आपको ज़रूरी लगे आप नोट कर सकते हैं। यहाँ से पढ़ने के बाद कोई भी चीज़ आपकी छूटेगी नहीं जिस टॉपिक से मैं पढ़ाऊँगा। साथ ही साथ अगला वीडियो आपका पीईटी के लिए होगा जो काफ़ी महत्वपूर्ण होगा आपके लिए। तो चलिए समय न बर्बाद करते हुए शुरू करते हैं। कल मैंने बाबर के राजनैतिक निर्वासन के बारे में बताया था। पिछले वीडियो में मैंने बाबर के राजनैतिक निर्वासन के बारे में बताया था कि किस तरह वो जब फरगना और सरहिंद को हार जाता है तो उसको ये बात समझ में आती है कि मैं आगे चल के भारत वाले क्षेत्र में आ सकता हूँ। लेकिन उससे पहले उसको ये बात पता होती है कि भारत में भी कोई ऐसा मजबूत व्यक्ति होना चाहिए जो उसका सहयोग कर सके। राणा सांगा ने वादा तो किया था, लेकिन राणा सांगा ने धोखा भी दे दिया। इसी को देखते हुए आगे की कहानी अब शुरू होती है। इधर भारत में आगमन होता है किसका? बाबर का। और सबसे पहला सामना होता है किससे? इब्राहिम लोदी से। ये जो तीर ऊपर को बना हुआ है इसका मतलब ये है कि वह व्यक्ति जीत गया है। जिसके नाम के आगे तीर नीचे को बना है वो व्यक्ति हार गया है। ये किसके किसके बीच युद्ध हुआ है उसका संकेत है। चीज़ों को आप शॉर्टकट में लिखेंगे तो पढ़ने में भी आसानी होती है। तो पानीपत का प्रथम युद्ध होता है। पानीपत आपको पता है हरियाणा में पड़ता है। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 में होता है और उस 1526 में बाबर का सामना होता है इब्राहिम लोदी से। बाबर अपनी पूरी ऊर्जा झोंक देता है क्योंकि वह फरगना और सरहिंद को हार चुका होता है, तो वो नहीं चाहता है कि भारत में उसका इंप्रेशन खराब हो, और इसी के चलते बाबर की इस युद्ध में क्या हो जाती है? विजयी हो जाती है। लेकिन कुछ काम इसमें बाबर बहुत महत्वपूर्ण करता है जिनके बारे में पेपर में पूछा जाता है। पहला काम क्या होता है? इसी युद्ध में यानी कि पानीपत के प्रथम युद्ध में ही बाबर तुलगमा पद्धति का प्रयोग करता है। दूसरा काम ये करता है कि उस्मानी पद्धति का प्रयोग करता है। तीसरा काम ये होता है कि इसी युद्ध में बाबर के 2 शार्प शूटर जो निशाना लगाने वाले होते हैं, एक होता है उस्ताद अली और दूसरा होता है मुस्तफ़ा खां। ये दोनों बाबर के साथ इसी युद्ध में प्रमुख रूप से भाग लेते हैं। चौथा, इसी युद्ध को जीतने के बाद बाबर को कलंदर की उपाधि प्राप्त होती है। जो लोग बड़ी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे होंगे उनके मन में आ रहा होगा कि सर जी ये तुलगमा पद्धति क्या होती है? तो ध्यान दीजिएगा, तुलगमा पद्धति एक ऐसी पद्धति होती है जिसमें सेना को 2 टुकड़े में बांट दिया जाता है और एक सेना की टुकड़ी आगे से आक्रमण करती है और दूसरी सेना की टुकड़ी पीछे से जाके आक्रमण कर देती है। मतलब थोड़ा सा चालाकी से जो युद्ध किया जाता है उसी को कहा जाता है तुलगमा पद्धति। दूसरी है उस्मानी पद्धति। क्या होती है? तो ये निशाना लगाने की एक पद्धति है। आप अलग अलग किताबों में देखेंगे तो कुछ अलग अलग चीज़ें मिल सकती है अलग अलग जगह पे, लेकिन जो उस्मानी पद्धति होती है ये आक्रमण करने की यानी कि निशाना लगाने की एक तरकीब होती है। बाबर ये चीज़ जानता था कि मेरा इंप्रेशन नहीं खराब होना चाहिए, इसीलिए वह इसमें सारी ऊर्जा अपनी झोंक देता है।
तीसरी चीज़ मैंने बताया कि इसी में उसके दो शार्प शूटर यानी कि निशानेबाज, जिनका नाम होता है उस्ताद अली और मुस्तफ़ा खां, ये दोनों लोग इसमें भाग लेते हैं। और चौथा काम ये होता है कि बाबर को कलंदर की उपाधि मिलती है। एक बात और यहाँ पे एक चीज़ ये होती है कि बाबर की सेना बहुत कम रहती है, राणा सांगा की सेना इब्राहिम लोदी की सेना बहुत ज़्यादा रहती है, लेकिन फिर भी बाबर इस युद्ध को जीत जाता है। इधर राणा सांगा ने भी उसको धोखा दे दिया था, ये आया नहीं, लेकिन सवाल ये उठता है कि इतनी कम सेना के बाद बाबर ये युद्ध जीता कैसे। तो इस बारे में कई मत हैं। अगर आप भारतीय किताबें उठाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि इन 4 टेक्नोलॉजी का यूज़ करके, इन 4 तकनीकों का प्रयोग करके बाबर ये युद्ध जीत जाता है। लेकिन कहीं विदेशी किताबें आप उठाएंगे तो उसमें कुछ और राज की बातें मिलती हैं। मतलब ये था कि इस युद्ध में बाबर ने तोपों का प्रयोग किया था, और जब भारत में इस युद्ध में पहली बार तोपों का प्रयोग हुआ तो इब्राहिम लोदी की जो सेना के हाथी घोड़े थे वह डर जाते हैं, वह चिढ़ जाते हैं और अपनी ही सेना को वो खांच देते हैं, इस तरह से कहा जा सकता है। और इसके चलते बाबर यह युद्ध क्या होता है, जीत जाता है। लेकिन ये एक अलग अलग मत है। इतिहास बहुत विवादास्पद विषय होता है जिसमें कई तरह के मत आते हैं, तो आप कहीं देखेंगे तो कुछ चीज़ें मिलेंगी। तो मैं विदेशी राइटर हूँ और ऐसे राइटरों के हिसाब से मैंने आपको दोनों चीज़ें बता दी। इस युद्ध को जीत जाता है बाबर। अब बाबर कहता है कि अब टाइम आ गया है बदला लेने का, जो इसने धोखा दिया था उससे बदला लेने का। किसने वादा किया था? राणा सांगा। कहा था कि ठीक है भाई तुम टेंशन मत लेना, मैं आ जाऊंगा, लेकिन राणा सांगा ने धोखा दे दिया था। तो अब बाबर कहता है कि बेटा अगर पानीपत वाला युद्ध जीत गए तो अगला बदला तुम्ही से लिया जाएगा। बाबर ये युद्ध पानीपत वाला जीत जाता है और बुलाता है राणा सांगा को कि राणा सांगा मैदान में उतरो, तुमने मुझे धोखा दिया है। लेकिन राणा सांगा ने जब धोखा दिया था तो वो ये बात भली भांति जान रहा था कि आज नहीं तो कल बाबर अगर जीत जाता है तो वो कल मुझसे बदला लेने जरूर आएगा। और इसी चीज़ की तैयारी करते हुए राणा सांगा ने अपने साथ कई सेनाओं को क्या कर लिया था, मिला लिया था। यानी कि कई राजाओं को अपने आप में क्या कर लिया था, मिला लिया था कि देखो भाई हमारे साथ ही रहना, नहीं तो आज बाबर हमको हराएगा, कल तुम लोग को भी हरा सकता है। ये डर दिखा के राणा सांगा कई लोगों को आपस में क्या कर लेता है, मिला लेता है। खैर खानवा का मैदान सजता है। खानवा का युद्ध 16 मार्च 1527 को होता है और मैदान में आमने सामने रहते हैं बाबर और राणा सांगा। राणा सांगा के साथ 7-8 राजा रहते हैं, उनकी सेना रहती है, और इधर बाबर अकेले रहता है। राणा सांगा की जब ये विशाल सेना बाबर के सैनिक देखते हैं तो उनको डर लगने लगता है, उनका मनोबल गिरने लगता है। वो ये सोचने लगते हैं कि अब तो हम जीत नहीं पाएंगे। जाते हैं और बाबर से कहते हैं कि साहब हमारे बीवी बच्चे हैं, आपको तो कोई डर नहीं है, लेकिन हम लोग को घर जाना है, हम लोग ये युद्ध आपके साथ नहीं कर पाएंगे। आप उधर देख रहे हैं कि 6-7 लोग हैं लड़ने वाले, तो हम लोग तो बिल्कुल नहीं जीत पाएंगे। तो अब हम करें तो करें क्या? अब हम चाहेंगे, अब हमारे बस का नहीं है। जितनी विजय दिला सकते थे आपको दिला दी। बाबर को ये बात समझ में आती है कि ये तो सैनिक मेरे पीछे हट रहे हैं, इनका मनोबल गिराना पड़ेगा। और जहाँ पर कोई ट्रिक काम नहीं करती है वहाँ पर धर्म की ट्रिक काम करती है। यानी कि धार्मिक नकारात्मकता या धार्मिक चीज़ों को अगर आप आगे बढ़ाएं तो वो चीज़ें क्या करती हैं, लोगों का मनोबल। ये अशिक्षा के कारण ऐसा होता है कि लोग धर्म पर पहले ध्यान देते हैं, लेकिन धर्म जो है वो अगर गलत तरीके से प्रयोग किया जाए तो वो लोगों को आपस में क्या कर देता है, लड़ा देता है। तो बाबर भी यहाँ धर्म का क्या करता है, एक प्रयोग करता है, एक चाल खेलता है। बाबर अपनी सेना के लोगों को बुलाता है और कहता है कि सुनो इधर आओ सभी लोग। सेना आ जाती है, सभी सेना प्रमुख आ जाते हैं। कहता है कि उधर राणा सांगा के सामने 7-8 राजा हैं और मैं यहाँ पर अकेले हूँ, और तुम लोग ये देख पा रहे हो कि उधर सारे काफिर खड़े हैं। काफिर कौन? जो अल्लाह को नहीं मानता है। उधर देख रहे हो कि सारे काफिर एक साथ खड़े हैं। मैं अपने धर्म को बचाने की कोशिश कर रहा हूं और तुम लोग इस धर्म की लड़ाई में मेरा साथ छोड़कर जाने की बात कर रहे हो। अब ये बात जब बाबर के सैनिक सुनते हैं तो उनका मनोबल थोड़ा तेज हो जाता है। अब उनका ये रहता है कि हाँ यार ये तो बहुत हम गलत काम कर रहे हैं, धर्म की बात है और हम लोग पीछे हट रहे हैं। इस चीज़ को देखते हुए बाबर के सैनिक थोड़ा सा मोटिवेट होते हैं और ये कहते हैं कि नहीं नहीं हम युद्ध करेंगे। बाबर को लगता है कि थोड़ा सा हवन में और आहुति डालनी चाहिए, थोड़ा सा मोटिवेशन का लेवल और बढ़ाना चाहिए। अब वो क्या करता है, कहता है कि मैं आज ही तुम लोग से बात कर रहा हूँ कि देखो उधर सारे काफिर खड़े हैं, मैं उनके खिलाफ अकेले लड़ूंगा क्योंकि मैं धर्म की रक्षा करूँगा, धर्म की रक्षा करूँगा। ये बात जब सैनिक सुनते हैं तो पीछे से कोई सैनिक खड़ा रहता है, कहता है साहब
आज आपको बड़ी धर्म की बात याद आ रही है, और वो जो पीछे शराब का कंटेनर रखा हुआ है, मदिरा का कंटेनर रखा हुआ है, उसका क्या? इस्लाम में तो ये भी लिखा है कि शराब का सेवन नहीं करना चाहिए। बाबर सोचता है हाँ यार ये तो गड़बड़ी हो गई, ये तो सही बात है कि हम तो शराब भी पीते हैं। और उसी को मोटिवेट करने के लिए बाबर उनके सामने शराब का पात्र छोड़ता है, शराब का पात्र तोड़ देता है और कहता है कि लो, आज से मैं शपथ लेता हूं कि आज से मैं मदिरा का सेवन नहीं करूंगा और ये मैं जिहाद कर रहा हूं। जब इस चीज़ को देखते हैं, जब इस चीज़ को सैनिक उसके देखते हैं तो वो पूरी तरह से मोटिवेट हो जाते हैं। लेकिन बाबर यहाँ पर एक काम और करता है कि राणा सांगा की सेना में से ही 2 राजाओं को अपनी तरफ मिलाकर, और यह युद्ध भी बाबर क्या कर देता है? जीत जाता है। और जब ये युद्ध बाबर जीत जाता है तो उसको मिलती है एक उपाधि जिसको कहते हैं गाजी की उपाधि। गाजी की उपाधि आमतौर पर दी किसको जाती है? जो काफिरों का वध करता हो। और काफिर किसको कहा जाता है? जो अल्लाह को ना मानता हो। मतलब जो लोग अल्लाह को नहीं मानते थे उनको काफिर कहा जाता था, और उन्हीं काफिरों का वध करने वाले को गाजी की उपाधि दी जाती थी। बात समझ में आ गई होगी आपके। इसी युद्ध के बाद तमगा कर से छूट दे दी गई थी सेना के टुकड़ी को, यानी कि सैनिकों को तमगा कर से छूट दे दी गई। तो ये 3 काम खानवा के युद्ध में हुए थे, और ये 3-4 काम पानीपत के युद्ध में हुए थे। इस युद्ध को करने के बाद बाबर कहता है कि एनीवन, और कोई है युद्ध करने वाला? ये 2 लोग तो निपट गए, और कोई हो तो आओ। तब तक इधर से बेचारे भटकते हुए मेदिनी राय आते हैं। अब बाबर कहता है तुम्हारा क्या मैटर है, तुम तो लड़ाई में भी नहीं हो, लाइन में भी नहीं हो, तुम कहाँ से बीच में आ गए? मेदिनी राय कहते हैं कि देखो, तुम्हारे जो पुरखे पुरनिया आए थे वो मेरे साथ बहुत गलत किए हैं। क्या गलत किए हैं? हमारी बहन बेटियों के साथ गलत किए हैं, हमारा साम्राज्य लूटे हैं, तो हमारे साथ बहुत गलत। बाबर देखता है, कहता है कि 2 युद्ध लड़ा मैंने, जीता बहुत है, अब सबसे लड़ाई करना सही नहीं है। लेकिन यहाँ पर फिर भी बाबर का मेदिनी राय से युद्ध होता है, चंदेरी का युद्ध 29 जनवरी 1528 को। और ये युद्ध किस में होता है? बाबर में और मेदिनी राय में। लेकिन युद्ध जीत तो बाबर जाता है, लेकिन बाबर इस युद्ध के अंतर्गत एक समझौता करता है। वो करता क्या है कि मेदिनी राय की 2 पुत्रियां होती हैं, और उन्हीं दोनों पुत्रियों की शादी बाबर अपने पुत्रों कामरान और हुमायूं से कर देता है, और ये मैटर यहाँ पर क्या हो जाता है? सॉल्व हो जाता है। बाद में बाबर जब इन 3 युद्धों को करते हुए आगे बढ़ता है तो उसके बाद लास्ट जो युद्ध होता है वो होता है आपका घाघरा का युद्ध, जो होता है 5 मई 1529 को। अगर आप बाबर के युद्धों को देखें तो आप देखेंगे कि हर साल एक युद्ध लड़ा गया है। 1526, 1527, 1528 और 1529, यही 4 युद्ध प्रमुख रूप से बाबर के द्वारा लड़े गए हैं, जिनके बारे में परीक्षाओं में पूछता है। घाघरा का युद्ध जो 5 मई 1529 में होता है, ये बाबर का अफगानों में होता है, यानी कि जो अफगान विद्रोही रहते हैं उनसे होता है। और इस युद्ध में भी बाबर क्या हो जाता है? जीत जाता है। इस युद्ध के बारे में पेपर में एक ही चीज़ पूछी जाती है कि बाबर का वह कौन सा युद्ध था जो जल और थल दोनों में लड़ा गया था। तो जलीय एरिया में, यानी कि नदी के पास, और स्थल पे दोनों में लड़ा जाने वाला युद्ध कौन सा है? घाघरा का युद्ध है। ये 4 युद्ध के बारे में आपको बताना था। इन 4 युद्धों को आप जानते रहिएगा। बाबर के अभियान के अंतर्गत इन्हीं 4 युद्धों के बारे में आपसे पूछता है। आगे बढ़ते हैं और बाबर की कला और संस्कृति को जानते हैं कि बाबर के टाइम में आर्ट एंड कल्चर कहाँ से आता। जब भी हम कहीं पढ़ते हैं तो आर्ट एंड कल्चर वाले पार्ट को छोड़ देते हैं, कला एवं संस्कृति वाले पार्ट को छोड़ देते हैं। लेकिन पेपर में यहाँ से क्वेश्चन बहुत आजकल आ रहे हैं और वो आपको पता नहीं रह रहे हैं, ठीक है ना। तो इन चीज़ों को जानते हैं, उसके बाद मैं क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा। ठीक, सबसे पहले कला और संस्कृति की बात करेंगे। एक बात आप जानिए कि घाघरा के युद्ध के बाद ही बाबर की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। अगर कभी पेपर में आपसे पूछ दिया जाए कि किस युद्ध के बाद बाबर की मृत्यु हो गई थी, तो वो घाघरा का युद्ध था जो 1529 में हुआ था। कला और संस्कृति की अगर बात करें तो पानीपत की जो काबुली मस्जिद है बाबर के ही समय में बनी थी। इसके बाद रुहेलखंड की संभल मस्जिद है, वो भी बाबर के समय में ही बनी थी। तीसरी पीलखाना मस्जिद जो है वो किसके समय में बनी थी? ये भी बाबर के ही समय में बनी थी। ध्यान रखिएगा, जो लोग यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं या सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं या फिर कोई भी उत्तर प्रदेश विशेष की तैयारी कर रहे हैं, आपसे अगर फंसाने के लिए क्वेश्चन पूछ दिया जाए, समीक्षा अधिकारी में पूछ दिया जाए कि पीलखाना मस्जिद का निर्माण किस राजा के काल में हुआ था, तो बाबर के समय में ही हुआ था। और दूसरा क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि पीलखाना मस्जिद है कहाँ पे, तो ये उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में है। ध्यान रखिएगा ये बात। चौथा, वो बाबर ही था जिसके टाइम में 4 बाग पद्धति की शुरुआत हुई थी।
चार बाग पद्धति क्या होती है? अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते होंगे, गांव वाले एरिया में रहते होंगे या शहर में भी रहते होंगे, तो आप देखते होंगे खेत जो होता है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में 4-5 भाग में क्या कर देते हैं? बांट देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि जब उसमें हम पानी चलाते हैं या पानी छोड़ते हैं तो वो पानी पूरे क्षेत्र में सही से क्या हो जाए? फैल जाए। तो बाबर ने जितने भी लॉन बनवाए थे यानी कि गार्डन बनवाए थे वो 4 बाग पद्धति पे, इसमें पूरे ब्लॉक को, पूरे प्लॉट को क्या कर दिया जाता था? 4 पार्ट में बांट दिया जाता था और बीच में जो है नालियां बनवा दी जाती थी। इसी को कहते हैं 4 बाग पद्धति, ठीक है ना। तो इसकी भी शुरुआत कब हुई थी? बाबर के टाइम में हुई थी। प्रश्न क्या पूछेगा कि पहली बार 4 बाग पद्धति का प्रयोग कहां देखने को मिलता है? तो ध्यान रखिएगा कि बाबर का ही बनवाया हुआ एक बाग है जिसको हस्त बहिस्त बाग कहते हैं, उसी का दूसरा नाम है नूरे आफशान बाग। यही 4 बाग पद्धति पर बना एक बाग है, एक गार्डन है जो बाबर के टाइम में बनवाया गया था। और एक और बाग है जिसका नाम है आराम बाग, नाम आपने सुना होगा। तो ये सभी 4 बाग पैटर्न पे बनवाए गए बाग हैं जो बाबर के टाइम पे ही बनवाए गए थे। क्वेश्चन अगर समीक्षा अधिकारी का आपसे ये पूछ दिया जाए कि जो हस्त बहिस्त बाग है या नूरे आफशान बाग है ये किसकी याद में बनवाया गया था? तो ये बाबर की 3 पत्नियां थी। मैंने आपको कल वाले वीडियो में यानी कि इससे पिछले वीडियो में बताया था कि गुलरुखी बेगम, माही बेगम और दिलदार बेगम। उसी तीसरी पत्नी जो नई पत्नी थी दिलदार बेगम थी बाबर की, उसी के याद में ये नूरे आफशान बाग 4 बाग पद्धति पर बनवाया गया था। अगली बात आप ये जान जाइए, अभी माहौल थोड़ा सा गर्म था, आपने देखा होगा, न्यूज़पेपर पढ़ा होगा कि अयोध्या में जो बाबरी मस्जिद थी, अयोध्या की जो बाबरी मस्जिद थी उसको भी बाबर के ही एक मंत्री जिसका नाम था मीर बकी, उसने बनवाया था। ये बात भी आपको पता होना चाहिए। ये तो बात हो गई कंस्ट्रक्शन की, इंफ्रास्ट्रक्चर की, कि बाबर के टाइम में क्या क्या बने थे। कुछ और चीज़ों को जान जाते हैं बाबर के टाइम के। बाबर ही वो व्यक्ति था जिसने एक मुबैयान पद्य शैली यानी कि कविता की शैली की रचना की थी। नाम क्या था? मुबैयान पद्य शैली। बाबर ने ही एक चांदी का सिक्का चलवाया था जिसका नाम था शाहरुख खान वाले नाम से आप याद रख सकते हैं कि शाहरुख सिक्का किसने चलवाया था? बाबर ने ही चलवाया था। इसके अलावा बाबर की जो आत्मकथा थी, ठीक है, बाबर की जो आत्मकथा थी उसका नाम क्या था? बाबरनामा। बाबरनामा की रचना किसने की थी? बाबर की नामा की रचना किसने की थी? उसको जानने के पहले ये जान जाइए कि उसका अंग्रेजी अनुवाद, क्योंकि आमतौर पे अंग्रेजी अनुवाद को ही पूछ देता कि अंग्रेजी अनुवाद किसने करवाया था। तो बाबर की जो आत्मकथा थी वो किस भाषा में थी? तुर्की भाषा में थी। नाम क्या था? बाबरनामा। और बाबरनामा का अंग्रेजी अनुवाद किसने करवाया था? चार्ल्स बेवरिज ने। ये सारी बाबर के बारे में कला एवं संस्कृति के क्वेश्चन आ गए। इसके अलावा एक और क्वेश्चन छोटा सा लेकिन फंसाने वाला, अगर आपसे समीक्षा अधिकारी या पीसीएस प्री के क्वेश्चन में पेपर में आपसे पूछ दे कि ये बताइए कि बिहजादा चित्रकार किसके समय में भारत आया था, तब आप क्या बताएंगे? तो ध्यान रखिएगा, बिहजादा चित्रकार बाबर के ही समय में आया था, जिसे पूर्व का राफेल कहते हैं। अब राफेल से उड़ने वाला राफेल जहाज मत समझ लीजिएगा, ये राफेल भी एक चित्रकार था जो पश्चिम का चित्रकार था। तो उसी की उपाधि को देखते हुए, ठीक है ना, उसी की उपाधि के, जैसे समुद्रगुप्त को कहते हैं ना भारत का नेपोलियन, उसी तरह बिहजादा चित्रकार जो बाबर के समय में आया था उसी को पूर्व का राफेल कहा जाता है। तो मैंने आपको बाबर के बारे में बता दिया, बाबर के माता पिता के बारे में बता दिया, अभियान के बारे में बता दिया, अभियान में क्या क्या प्रयोग हुआ था वो बता दिया, बाबर के टाइम में बनी बिल्डिंग के बारे में बता दिया, आत्मकथा, पद्य शैली और सिक्के के बारे में बता दिया, 4 बाग पद्धति के बारे में भी बता दिया, बिहजादा चित्रकार के बारे में भी बता दिया। मतलब ये है कि बाबर के बारे में इससे ज़्यादा क्वेश्चन आपसे नहीं पूछे जाएंगे। अब ध्यान दीजिएगा, ध्यान देने वाली बात यह है कि जो क्वेश्चन कथन बना के आते हैं, जैसे टीजीटी का अगर आप पेपर देने जा रहे हैं या एसआई का पेपर देने जा रहे हैं या समीक्षा अधिकारी का, तो उसमें कथन 1 दे देगा और कथन 2 दे देगा। कथन 1 ये दे देगा, अब मैं उदाहरण के तौर पे बताता हूं। जैसे पहला कथन ये दे देगा कि बाबर के आगमन के समय ही 4 बाग पद्धति की शुरुआत हुई थी, कथन 1। कथन 2 है नूरे आफशान बाग इसका एक सटीक उदाहरण है। अब आपको समझना होगा कि कथन 1 सही है या 2 सही है या दोनों सही है। तो आपको मैंने अभी बताया ना कि नूरे आफशान बाग जो दिलदार बेगम की याद में बनवाया गया था वो 4 बाग पद्धति पर ही बना हुआ था। क्वेश्चन नंबर 2 अगर आपसे पूछा जाता है कि बाबर के आने के साथ साथ भारत में मुगल सल्तनत की स्थापना हुई, ये हो गया आपका कथन 1। और कथन 2 ये होगा
कि बाबर के आगमन के समय उत्तर भारत में लोदियों का शासन था। तो कथन ये सही है या नहीं? तो ये दोनों कथन बिल्कुल क्या हैं? सही हैं। क्वेश्चन नंबर 3, अगर आपसे पूछ दिया जाए बाबर का वह युद्ध जो जल थल पर लड़ा गया था उसका नाम घाघरा का युद्ध है। क्वेश्चन को थोड़ा सा सही तरीके से बताते हैं। घाघरा का युद्ध जो बाबर के द्वारा लड़ा गया था वो जल एवं थल दोनों पर किया गया था। और दूसरा आपका कथन हो जाएगा कि यह बाबर के अभियान के अंतर्गत अंतिम प्रमुख युद्ध था। तो ये कथन सही होगा या गलत? तो ये दोनों कथन सही होंगे। कहने का मतलब ये है कि अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपके एक भी क्वेश्चन यहाँ से गलत नहीं होने हैं। अब अगला वीडियो आपका पीईटी को लेके होगा और इसी के साथ आपको धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मुलाकात होगी।